Good morning students. So today we will start our new topic, stress. And as you all know that this is chapter 9 and unit 7, which is mechanical properties of solids. In our previous video lecture what we have discussed about elasticity property, plasticity property and Hooke's law. और उस पर्टिकुलर टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि हुक्स लॉ क्या स्टेट करता है, स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज इक्वल्स टू सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच इज़ ऑल्सो नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. अब ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैंने बताया था आपको 3 टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू दी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रेशियोज़. तो यहाँ पे अब हम आज डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ेंगे आज के वीडियो लेक्चर में, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन से स्ट्रेस और कौन से स्ट्रेन का रेशियो निकाल के कौन से टाइप का वहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेस. व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस? स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. It is defined as the restoring force per unit area set up in the body when deformed by the external force. इसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस. अब देखिए इसकी जो डेफिनेशन है वो किसकी तरह निकल के आ रही है? प्रेशर की तरह निकल के आ रही है ना. लेकिन प्रेशर और स्ट्रेस में दोनों में बहुत फ़र्क है. ठीक है, यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं स्ट्रेस की तो स्ट्रेस यहाँ पे दूसरी क्वांटिटी बोली जाती है जिसको हम कहते हैं टेंसर. तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि स्ट्रेस यहाँ पे क्या है? दिस इज़ रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. अब ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या हुआ कि जैसे हम एक रबर बैंड ले लें. ठीक है, रबर बैंड पे जब हम क्या लगाते हैं, कोई एक डीफॉर्मिंग फोर्स लगाता है इधर की तरफ, स्ट्रेच करते हैं उसे. स्ट्रेच मतलब जो हमारे पास डीफॉर्मिंग फोर्स की डायरेक्शन है इधर की साइड, अगर हम देखें इस वाले एंड में इधर की तरफ लगेगी और इस वाले एंड में इधर की तरफ लगाएंगे हम फोर्स. ठीक है, तो ये जो रबर बैंड है वो क्या होगा? स्ट्रेच होगा. किस फोर्स की वजह से? डीफॉर्मिंग फोर्स की वजह से. अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जितना हम डीफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं उतना ही उस पर्टिकुलर रबर बैंड में रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है. कैसे? कि जब आप क्या कर देंगे, उस पर्टिकुलर रबर बैंड को छोड़ देंगे, मतलब डीफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देंगे, तो एक ऐसा फोर्स है जो उस रबर बैंड को उसकी ओरिजिनल स्टेट में लेके आ रहा है, उसको उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट में लेके आ रहा है, उसको उसकी पहले वाली प्रीवियस स्टेट में लेके आ रहा है. तो वो कौन सा फोर्स है? रीस्टोरिंग फोर्स. तो आपको ये चीज़ याद रखना. देखो, रीस्टोरिंग, री का मतलब दोबारा से, स्टोर मतलब दोबारा से स्टोर करना अपनी प्रीवियस पोजिशन को. तो ऐसा फोर्स कौन सा होता है? रीस्टोरिंग फोर्स. एंड दिस रीस्टोरिंग फोर्स जस्ट इक्वल टू दी डीफॉर्मिंग फोर्स. तो आप इसकी जगह डीफॉर्मिंग फोर्स भी लिखेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड भी रीस्टोरिंग फोर्स के इक्वल होगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे क्या होती है? अपोजिट होती है. डीफॉर्मिंग का काम क्या होता है? उस बॉडी का शेप और साइज़ को चेंज करना. रीस्टोरिंग फोर्स का काम क्या होता है? उसको दोबारा से उसकी पोजीशन या फिर जो शेप और साइज़ है उसको रिगेन करवाना. तो दोनों में ये फ़र्क होता है, बट मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रहता है? सेम रहता है, बट डायरेक्शन क्या रहती है? अपोजिट रहती है. ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है स्ट्रेस का फॉर्मूला या फिर डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे? दिस इज़ द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. और इसे अगर हम इंडिकेट कराएंगे वो कराएंगे F/AC. तो रीस्टोरिंग फोर्स जस्ट किसके इक्वल होगा? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड के, जो कि डीफॉर्मिंग फोर्स होता है. तो यहाँ पे F/A आएगा स्ट्रेस का फॉर्मूला. अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी SI यूनिट क्या होगी, तो SI यूनिट आपको पता ही है क्या हो सकती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स की न्यूटन होती है एंड एरिया की मीटर स्क्वायर होती है. तो कंबाइन करके क्या बनेगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और इसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम प्रेशर की इक्वली निकल के आएगा, जो कि कितना होगा? ML-1 T-2 डायमेंशनल फॉर्मूला. नाउ नेक्स्ट थिंग कि स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं. तो स्ट्रेस होता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो 2 टाइप के होते हैं. एक तो होता है नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा होता है टेंजेंशियल. अब ये नॉर्मल और जो टेंजेंशियल है वो एक्चुअली वहाँ पे जो स्ट्रेस में आ रहे फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, उसकी डायरेक्शन को बता रहा है. तो देखिए इसमें जो इसकी डेफिनेशन होगी वो तो वही बनेगी, डीफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. इसमें भी वही बनेगी, डीफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन वो डीफॉर्मिंग फोर्स किस डायरेक्शन पे लग रहा है वो यहाँ पे इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है. तो नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, और किसके परपेंडिकुलर? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. किसी भी बॉडी की सरफेस
के एरिया के नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लग रहा है तो इट मीन्स वहाँ पे हम कौन से स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस की। जैसे कि स्ट्रेचिंग ए वायर, अगर हम किसी वायर को स्ट्रेच करें, समझ लीजिए कोई वायर है, ठीक है, उसको हम दोनों एंड से स्ट्रेच कर रहे हैं, तो मतलब हमारा जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा और इस एंड में इस डायरेक्शन पे लगेगा। तो आपको दिख रहा होगा जो इसका सरफेस एरिया है, कौन सा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ ये फोर्स कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर, मतलब नॉर्मल है। तो ये कौन सा स्ट्रेस कहलाया जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस। सो डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया बट नॉर्मल टू दी सरफेस, मेन यहाँ पे ये चीज़, नॉर्मल टू दी सरफेस ऑफ द बॉडी इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस। ओके, सेकंड देख लेते हैं। अब देखिए जब यहाँ पे हम रबर बैंड स्ट्रेच कर रहे थे तो यहाँ पे भी नॉर्मल स्ट्रेस की ही बात हो रही थी, इस पर भी क्या लगता है, नॉर्मल स्ट्रेस। तो अगर कोई भी फोर्स हम किसी भी सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाए तो इट मीन्स वहाँ पे स्ट्रेस लगेगा, लेकिन कौन सा टाइप का, नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा। ठीक है, जैसे कि मैं इस बोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो इस बोर्ड का सरफेस एरिया आपको ये दिख रहा है, तो अगर मैं इस पर इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाऊँ, जिस डायरेक्शन मैंने इसमें मार्कर रखा हुआ है, तो इट मीन्स ये इसके सरफेस के परपेंडिकुलर आ रहा है, तो ये कौन सा स्ट्रेस लगा रही हूँ मैं इस पर, नॉर्मल स्ट्रेस लगा रही हूँ। ओके, ठीक है। ऐसी अगर मैं इसकी बात करूं तो इस वाले बॉडी की अगर मैं बात करूंगी तो अगर मैं इसे खींचूं, इस तरीके से खींचूं, ठीक है, तो इस पे मैं कौन सा स्ट्रेस अप्लाई कर रही हूँ, नॉर्मल स्ट्रेस। तो बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया के हिसाब से, वो होता है नॉर्मल स्ट्रेस। नेक्स्ट आता है टेंजेंशियल, इसकी भी डेफिनेशन वही होगी बट यहाँ पे चेंज किस में आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, टेंजेंशियल या फिर पैरेलल भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर कोई बॉडी कर्व फॉर्म में नहीं होगी तो उस केस में हम उसका टेंजेंट कैसे निकालेंगे, है ना। तो कर्व फॉर्म में होगी तो टेंजेंशियल अप्लाई करेंगे वहाँ पे फोर्स। टेंजेंशियल आपको पता ही है कैसे, कि अगर कोई भी हमारे पास, समझ लीजिए हमने यहाँ पे क्ले, जो कि बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी रहती है, क्ले मिट्टी का कोई एक मैंने यहाँ पे स्फेयर बनाया, ठीक है, स्फेयर बनाया, या फिर आप बोल सकते हैं कि मैंने किसी आटे का स्फेयर बना दिया, गूंदे हुए आटे का स्फेयर बना दिया, गोल एक तरीके की बॉल बना दी, और उस बॉल पे मैं टेंजेंशियल फॉर्म में इस तरीके से क्या लगा रही हूँ, फोर्स एक्सर्ट कर रही हूँ, डिफॉर्मिंग फोर्स एक्सर्ट कर रही हूँ, ऊपर से ऐसे नहीं बल्कि ऐसे करके फोर्स एक्सर्ट कर रही हूँ टेंजेंशियल फॉर्म में। टेंजेंट आपको पता ही है कि जो सर्कल के रेडियस के साथ परपेंडिकुलर में होता है, ठीक है, बट आपको दिख रहा होगा ये इस सर्कल के सरफेस से टेंजेंशियली मैं इस पर्टिकुलर बॉडी पे फोर्स लगा रही हूँ। तो उस केस में आपको पता है ये बॉडी यहाँ से थोड़ा सरक जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी इस तरीके से। यहाँ से तो कुछ नहीं जाएगा इसका, लेकिन मैंने जहाँ से इस पर फोर्स लगाया वो वहाँ से थोड़ा सा शेयर्ड हो जाएगी, खिसक जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, शेड हो जाएगी, ठीक है, शेड भी बोलते हैं इसे, शेड, दिस वन शेड। ओके, तो ये जो मैंने इसे स्ट्रेस लगाया है ये कौन सा स्ट्रेस होगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा। लेकिन अगर हम बात करें किसी प्लेन सरफेस की, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पेपर बॉक्स ले रखा है, ठीक है, ये पेपर बॉक्स है, एक क्यूबिकल बॉक्स। अब इस पेपर बॉक्स को मैंने नीचे से फिक्स्ड कर रखा है, कैसे, ग्लू से चिपका दिए समझ लीजिए, और ऊपर से वो फ्री है, ऊपर किसी से भी नहीं चिपकाया है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इसको इस डायरेक्शन में फोर्स, ये इसका सरफेस है ना, दिख रहा होगा आपको ये वाला पॉइंट। तो जब मैं इस डायरेक्शन पे इस पर फोर्स लगाऊंगी, इसकी सरफेस के पैरेलल फोर्स लगाऊंगी, तो ये बॉक्स जो है, जो ऐसे था, तो वो कैसे हो जाएगा, इस तरीके से स्ट्रेस हो जाएगा, मतलब इस तरीके से वो शिफ्ट हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन से भी दिखा रखा है। तो ये पहले था ऐसे, लेकिन टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाने के बाद ये इस तरीके से शिफ्ट हो गया। तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि इस पर कौन सा स्ट्रेस लगा है, टेंजेंशियल स्ट्रेस, और इस पर जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगा है वो इसकी सरफेस के पैरेलल लगा है। तो अगर कोई भी ऐसा फोर्स जो किसी भी बॉडी के पर यूनिट एरिया में टेंजेंशियली या किसी की सरफेस में पैरेलली अप्लाइड हो रहा है, तो उस स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, पेपर बॉक्स गेट शेयर्ड फ्रॉम टॉप, किस पर्टिकुलर स्ट्रेस के थ्रू, टेंजेंशियल स्ट्रेस के थ्रू। तो दोनों का फॉर्मूला देखिए F/A ही आएगा, बट डायरेक्शन आपको याद रखनी है, नॉर्मल है, और ये किसके लिए, टेंजेंशियल के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे स्ट्रेन और टाइप्स ऑफ स्ट्रेन के बारे में। नेक्स्ट देखिए स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन आपको पता ही है कि जब किसी बॉडी पे हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उस केस में उस बॉडी पे कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो वो चेंजेस बहुत तरीके के हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं अब स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द बॉडी। मतलब कि जब हम बात करते हैं स्ट्रेन की, सो इट इज़ द रेशियो ऑफ द बॉडी की डायमेंशन में कितना चेंज आ रहा है ऑन द बेसिस या फिर विद रिस्पेक्ट टू बॉडी की ओरिजिनल डायमेंशन क्या थी।
तो यहाँ पे स्ट्रेन क्या हुआ कि ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द बॉडी के हिसाब से उस बॉडी के डायमेंशन में क्या चेंज आ रहा है उसे कहते हैं हम उसके स्ट्रेन। तो डायमेंशन यहाँ पे क्या होती है, या तो लेंथ, या तो ब्रेड्थ, या तो हाइट। मतलब हम 1 डायमेंशन भी ले सकते हैं, यहाँ पे 2 डायमेंशन भी ले सकते हैं, 3 डायमेंशन भी ले सकते हैं, है ना। तो अगर लेंथ में चेंज आएगा, अगर हम यहाँ पे क्या लिखें, चेंज इन डायमेंशन की जगह चेंज इन लेंथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओरिजिनल डायमेंशन की जगह ओरिजिनल लेंथ भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम भी लिख सकते हैं क्योंकि ये सब डायमेंशन के ही अंदर आता है, या चेंज इन शेप भी लिख सकते हैं, ओरिजिनल शेप के ऑफ बॉडी। तो ये सब के सब क्या होता है, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या हुआ, इट इज़ द रेशियो ऑफ द चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू या फिर टू द ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द बॉडी। अब स्ट्रेन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल देख लीजिए कि इसमें अगर लॉन्गी आ रहा है तो इट मीन्स लेंथ से रिलेटेड है, ठीक है। सेकंड है वॉल्यूमेट्रिक, मतलब ये वॉल्यूम से रिलेटेड होगा। थर्ड है शेयर स्ट्रेन, ये शेयर स्ट्रेन। शेयर अगर लिखा होगा तो इट मीन्स ये एंगल से रिलेटेड होगा, शेप से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब क्या है, देखिए डेफिनेशन वही आएगी, बस डायमेंशन की जगह क्या आ जाएगा, लेंथ। अगर हम किसी बॉडी पे ऐसा स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं कि जिससे उसकी लेंथ चेंज हो रही है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसे निकाला जाएगा, चेंज इन लेंथ टू दी ओरिजिनल लेंथ। जो उस बॉडी की ओरिजिनल लेंथ रही होगी वो नीचे आएगी, और जो भी उसकी लेंथ में चेंज आया है, जितना भी चेंज आया है वो आएगा न्यूमरेटर में, तो वो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इट मीन्स चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब देखिए चेंज जब भी हम निकालते हैं तो माइनस कराते हैं, और जब चेंज बोलते हैं तो उसमें हम डेल्टा लगाते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आपको बता ही रखा है कि डेल्टा आ रहा है तो इट मीन्स देयर इज़ चेंज हो रहा है। चेंज मतलब माइनस हो रहा होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जो उसकी पहले लेंथ रही होगी वो यहाँ पे मैंने इंडिकेट करा रखी एल से। सो डेल्टा एल अपॉन एल यहाँ पे है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, लेंथ की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय दी ओरिजिनल वॉल्यूम। अब चेंज इन वॉल्यूम को कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा वी, और ओरिजिनल वॉल्यूम को मैंने क्या लिख रखा है, वी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो भी मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, अगर मैं इनकी डायमेंशन लिखूँ तो ऊपर भी मीटर आएगा, नीचे भी मीटर, यहाँ पे मीटर क्यूब, नीचे भी मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट्स वो कट जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रेन की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, ना ही डायमेंशन होती है और ना ही कोई यूनिट होती है। लेकिन स्ट्रेस की होती है, अभी बताई थी मैंने, और डायमेंशन भी होती है उसकी, यूनिट भी होती है, डायमेंशन भी होती है, किसकी, स्ट्रेस की। बट स्ट्रेन की ना ही यूनिट होती है, ना ही इसकी कोई डायमेंशन होती है। थर्ड थिंग देख लीजिए, शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन में सिर्फ हमें क्या देखना है कि बॉडी का अगर शेप चेंज हो रहा है, जैसे कि जब हम क्या करते हैं, कोई भी आटा गूंथते हैं, या फिर कोई भी हमारे पास कोलगेट की ट्यूब होती है उसको स्क्वीज़ करते हैं, या क्ले मिट्टी होती है उसको अगर हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तो उस केस में उसकी शेप में चेंज आता है। जो अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था किसका, कि पेपर बॉक्स को मैंने क्या करा था, एक टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाया था, जिसकी वजह से वो टॉप से क्या हो गया था, शेड हो गया था, एक पर्टिकुलर एंगल से क्या हो गया था, शिफ्ट हो गया था उसका जो टॉप है। तो वो किस स्ट्रेन के अंदर आता है, शेयर स्ट्रेन। और शेयर स्ट्रेन को हम किस के थ्रू नापते हैं, वो नापते हैं एंगल के थ्रू। तो इसलिए थीटा यहाँ पे क्या है कि जब हम किसी बॉडी पे स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं और अगर उसकी बॉडी का शेप चेंज हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर एंगल के थ्रू, तो वही एंगल क्या होता है, शेयर स्ट्रेन होता है। और ये सभी के सभी डायमेंशन लेस होते हैं एंड यूनिट लेस भी होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो 3 मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी थे, याद है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, जिसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, नॉट रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते थे। और मैंने बताया था वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे 3 टाइप्स के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मैंने यहाँ पे मॉड्यूलाई लिखा हुआ है, मॉड्यूलाई, मॉडुलस का क्या है, यहाँ पे प्लूरल है। जैसे हम रेडियस बोलते हैं और उसका प्लूरल क्या होता है, रेडियाई होता है, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे मॉडुलस का क्या लिखा हुआ है, प्लूरल। 3 मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी। तो वो 3 मॉड्यूलाई कौन कौन से हैं, फर्स्ट यंग्स मॉडुलस, सेकेंड बल्क मॉडुलस, के से इंडिकेट कराते हैं और ये वाई है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा से इंडिकेट कराते हैं, ये सिंबल है, सिंबल का नाम ईटा होता है, और ये किसके लिए डिनोशन देता है यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के लिए।
तो अभी आपने 2 स्ट्रेस पढ़ लिए हैं एंड 3 स्ट्रेन। इनके कॉम्बिनेशन से देखते हैं कि यहाँ पे किस स्ट्रेन और अपॉन किस स्ट्रेन करके स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करके हमारे पास ये मॉडुलस आता है। तो सबसे पहला आता है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। देखिए अब जो सीक्वेंस है वैसे ही चलना है, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। पहला आपने नॉर्मल स्ट्रेस पढ़ा था और स्ट्रेन पहला आपने लॉन्गिट्यूडनल पढ़ा था। तो इन दोनों का अगर हम रेशियो देखें तो वो किसके इक्वल होता है, मॉडुलस किसके, यंग्स मॉडुलस की। तो इसका फॉर्मूला मैं लिख सकती हूँ, नॉर्मल स्ट्रेस को मैं कैसे लिख सकती हूँ, F/A। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एल अपॉन एल। तो नीचे से ऊपर की तरफ रखेंगे ना क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, डेल्टा एल ऊपर की तरफ एल। तो ये आ गया इसका फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस का, ठीक है। बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस जिसको हम के से इंडिकेट कराते हैं, ये कैसे डिफाइन होता है, इट इज़ डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सॉरी, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक होना चाहिए था एक्चुअली, वॉल्यूमेट्रिक क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल तो ऊपर आ गया है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड एज दी रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला F/A एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का डेल्टा V और ऊपर की तरफ V, नीचे से ऊपर की तरफ रखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया किसका फॉर्मूला, बल्क मॉडुलस, जिसको हम K से इंडिकेट कराते हैं। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम ईटा से इंडिकेट कराते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब देखो लास्ट के जो हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन थे वही हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, याद करिए, टेंजेंशियल स्ट्रेस का भी फॉर्मूला वही होगा जो नॉर्मल स्ट्रेस का होगा, क्योंकि फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है बट डेफिनेशन में एक जगह पे चेंज है। एक में आता है हमारे पास परपेंडिकुलर या नॉर्मल और एक में आता है टेंजेंशियल और पैरेलल, ठीक है। शेयर स्ट्रेन को कैसे इंडिकेट कराते थे, थीटा से। तो ये जो फॉर्मूला है हमारे पास ये किसका है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का। अब इनसे रिलेटेड आप बहुत सारे यहाँ पे क्या करेंगे, 3-4 डेरिवेशंस करेंगे। यंग्स मॉडुलस की भी डेरिवेशन है, बल्क मॉडुलस की भी डेरिवेशन है, यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की भी यहाँ पे डेरिवेशन है। तो एक एक करके वो डेरिवेशन करते हैं और वो डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के। तो नेक्स्ट वीडियो में ये डेरिवेशन कंप्लीट करते हैं हम। आज के लिए इतना बहुत है।